नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन एक बार आप सभी का फिर हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम उत्तराखंड से संबंधित यानी उत्तराखंड का इतिहास, कंप्लीट इतिहास तो ये, लेकिन दोस्तों शॉर्ट नोट्स इतिहास के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम का हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें कुछ हेडिंग दी हुई है, जैसे उत्तराखंड का इतिहास उतना ही पुराना माना जाता है जितना कि मानव जाति का माना जाता है। यहाँ कई शिलालेख, ताम्रपत्र व प्राचीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे गढ़वाल की प्राचीनता का पता चलता है। गोपेश्वर में शिव मंदिर में एक शिला पर लिखे गए लेख से ज्ञात होता है कि कई सौ वर्ष से यात्रियों का आवागमन इस क्षेत्र में होता आ रहा है। मांडवीय पुराण, शिव पुराण, मेघदूत एवं रघुवंश महाकाव्य में यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन हुआ है। बौद्ध काल, मौर्य काल व अशोक के समय के ताम्रपत्र भी यहाँ मिले हैं। इस भूमि का प्राचीन ग्रंथों में देवभूमि, स्वर्गद्वार के रूप में वर्णन किया गया है। पवित्र गंगा हरिद्वार में मैदान को छूती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित यही मायापुर है। गंगा यहाँ भौतिक जगत में उतरती है। इससे पहले वह सोर नदी देवभूमि में विचरण करती है। इस भूमि में हर रूप शिव भी वास करते हैं, तो हरि रूप में बद्रीनारायण भी माँ गंगा का यहाँ उद्गम क्षेत्र है। उस देव संस्कृति का वास्तविक क्रीड़ा क्षेत्र रहा है, जो पौराणिक आख्याओं के रूप में आज भी धर्मपरायण जनता के मानस में विश्वास एवं आस्था के रूप में जीवित है। उत्तराखंड की प्राचीन जातियों में किरात, यक्ष, गंधर्व, नाग, खस, नाथ आदि जातियों का विशेष उल्लेख किया जाता है। आर्यों की एक श्रेणी गढ़वाल में आई थी, जो खस या खसिया कहलाई है। यहाँ की कोल भी, जो दोस्तों आप अपने नाम के पीछे लगाते हो कुमार शब्द, वो कोल जाति से ही प्राप्त हुआ है। कोल भील जो जातियाँ थी, कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हरिजन कहलाई थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यात्री के रूप में बद्रीनारायण के दर्शन के लिए आए। उनमें से कई लोग यहाँ आकर बस गए थे। उत्तराखंड को अपना स्थायी निवास बना दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर सभी रहने लगे थे। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जातियों के लोग का निवास अधिक माना जाता है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं कुछ अन्य क्षेत्रों को मिलाने से अन्य जाति के लोगों में अब बढ़ोतरी हो गई है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धरातल पर यदि कहीं समाजवाद दिखाई देता है तो वह इस क्षेत्र में ही देखने को अधिकतर मिलता है। इसलिए यहाँ की संस्कृति संसार के श्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। 7वीं सदी के गढ़वाल का इतिहास विवरण प्राप्त 688 ईस्वी के आसपास चांदपुर गढ़ी, वर्तमान में चमोली जिले में कर्णप्रयाग से 13 मील पूर्व में है। राजा भानु प्रताप का राज्य था। उनकी 2 कन्याएं थी। प्रथम कन्या का विवाह उन्होंने कुमाऊं के राजकुमार राजपाल से हुआ था, तथा छोटी जो कन्या थी उनका विवाह उन्होंने धार नगरी गुजरात के एक राजा थे, शासक यानी कनकपाल थे, उन्होंने उनका विवाह उनके साथ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा प्राचीन काल। आज हम प्राचीन काल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसके निम्नलिखित पॉइंट है दोस्तों। पहली जो उत्तराखंड पर पहली जो राजनीतिक शक्ति थी वो शासन करने वाली वह कुनिंद सस की मानी जाती है। अशोक के काल से विलेख से ज्ञात होता है कि कुनिंद प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वह अमोद भूति था। अमोद भूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के मैदानी भागों पर शकों ने अधिकार कर लिया था। शकों के बाद तराई वाले भाग है उन पर कुषाणों का अधिकार हो गया था। उत्तराखंड में योद्धियों के शासन के भी प्रमाण मिलते हैं। इनकी मुद्राएं जौनसार, बाबर तथा लैंसडाउन पौड़ी से मिली है। बड़वाल यज्ञ वेदिका का निर्माण सीलवर्मन नामक राजा ने किया था। सीलवर्मन को कुछ विद्वान कुनिंद व कुछ योद्धे भी मानते हैं। अगला है दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है हमारा कार्तिकपुर राज्य। कार्तिकपुर राज्य के जो संस्थापक थे वह कुनिंद ही थे। कार्तिकपुर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग भी सम्मिलित किया गया है। कार्तिकेयपुर के कुनिंदों को पराजित कर नागों ने उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया था। नागों के बाढ़ कन्नौज के मोखरियों ने उत्तराखंड पर शासन किया था। मोखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मन था। हर्षवर्धन ने इसकी हत्या करके शासन को अपने हाथ में ले लिया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हिवेंगशांग उत्तराखंड के भ्रमण पर आया था। नेक्स्ट दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड पर अनेक छोटी छोटी शक्तियों ने शासन करना स्टार्ट कर दिया। इसके पश्चात 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई थी। इस वंश के 3 से अधिक परिवारों ने उत्तराखंड पर 700 ईस्वी से 1030
ईसी तक लगभग 300 साल तक उत्तराखंड पर शासन किया था। इस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। प्रारंभ में कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी जोशीमठ चमोली के समीप कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी और बाद में राजधानी बैजनाथ यानी बागेश्वर में बनाई गई थी। इस वंश का प्रथम शासक बसंत देव था। बसंत देव के बाद के राजाओं के बारे में जो कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद खप्पर देव के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है दोस्तों, यानी जो जानकारी मिलती है, खप्पर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। इसके बाद उसका पुत्र कल्याण राजा बना। खप्पर देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। नेक्स्ट है, नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक बंगाल के जो पाल शासक थे धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेयपुर जो राजवंश है में खप्पर देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई थी। निम्बर ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना। उसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इसके बाद जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषी मार्दिनी, लकुलिश एवं नटराज मंदिरों का भी निर्माण कराया गया था। इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित पुत्र सूर्यदेव शासक बना। ललित पुत्र सूर्यदेव ने बाद उसका पुत्र भूदेव शासक बना। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा बैजनाथ मंदिर का निर्माण में सहयोग भी किया था। कार्तिकेयपुर राजवंश में सरोडादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने सरोडादित्य वंश की स्थापना की थी। कार्तिकेयपुर शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए। उन्होंने बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया था। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने प्राणों का देह त्यागा था। नेक्स्ट दोस्तों, कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली मानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, मध्यकाल के बारे में डिस्कस करेंगे अब, यानी मध्यकाल के बारे में भी निम्नलिखित तथ्य है दोस्तों। मध्यकाल के इतिहास में हम कत्यूरी शासन, चंद वंश तथा गढ़वाल के परमार वंश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला जो है हमारा कत्यूरी वंश है। मध्यकाल में कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन था। इसके बारे में जानकारी हमें स्थानीय लोक गाथाओं के अनुसार व जागर से मिलती है। कार्तिकेयपुर वंश के बाद कुमाऊं पर कत्यूरियों का शासन हो गया था। सन 740 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक गढ़वाल व कुमाऊं पर कत्यूरी वंश के 3 परिवारों का शासन रहा। इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ यानी चमोली में स्थित थी। अशांति देव ने कत्यूरी राज्य में अशांति देव वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचोलाकोट में स्थापित कर ली थी। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। वह एक अत्याचारी शासक माना जाता था। जागरों में इसे विरमदेव भी कहा गया है। जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार 1398 में तैमूर ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया और इसी आक्रमण के बाद कत्यूरी वंश का अंत हो गया था। 1191 में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। 1223 ईस्वी में नेपाल के शासक कराचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कर और कत्यूरी शासन को अपने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट है कुमाऊं का चंद वंश। कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक सोमचंद माना जाता है। 700 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अगला है दोस्तों, कुमाऊं में चंद और कत्यूरी प्रारंभ में समकालीन थे और उनमें सत्ता संघर्ष चल रहा था, जिसके अंत में चंद विजय रहे। चंदों ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया था। प्रारंभ में चंपावत के आसपास के क्षेत्र इनके अधीन ही थे, लेकिन बाद में वर्तमान का नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि क्षेत्र इनके अधीन हो गए थे। राज्य के विस्तृत हो जाने के बाद भीष्मचंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी, जो कल्याणचंद तृतीय के समय 1560 में बनकर पूर्ण हुई थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गरुड़ को माना जाता है। ठीक है, गरुड़चंद को माना जाता है। कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय में कुमाऊं पर रोहिल्यों का आक्रमण हुआ था तथा प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी। चंद शासन काल में ही कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति तथा भूमि निर्धारण की प्रथा को प्रारंभ किया गया था। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय था। अगला है दोस्तों, 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखा ने चंद राजा था महेंद्र चंद को हवालाबाग के युद्ध में पराजित कर कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया था। इसी के साथ ही कुमाऊं चंद में चंद वंश का अंत हो गया था। तो कुमाऊं वंश का जो दोस्तों अंतिम शासक था वह महेंद्र चंद था और जो संस्थापक था वह सोमचंद था। अगला है गढ़वाल का परमार वंश या पमार वंश भी कहा जाता है। 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल में 54 छोटे बड़े ठकुरी शासकों का शासन था, जिनमें सबसे शक्तिशाली चांदपुर गढ़ था, जिसका राजा भानु प्रताप था। 887 ईस्वी में
धार गुजरात का शासक कनकपाल तीर्थ यात्रा पर आया था। भानु प्रताप ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर दिया था। कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की नींव रखी गई थी। 888 से 1949 ईस्वी तक परमार वंश में कुल 60 शासक हुए थे। अगला है दोस्तों, इस वंश के राजा प्रारंभ में कार्तिकेयपुर राजाओं के सामंत रहे, लेकिन बाद में वे स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए थे। इस वंश के 37वें राजा अजयपाल थे, जिनको गढ़ो राजा अजयपाल भी कहा जाता है। यानी इन्होंने सभी गढ़पतियों को जीतकर गढ़वाल भूमि का एकीकरण किया था। इसने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ को पहले देवगढ़ फिर 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित की थी। परमार शासकों को लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि दी थी और सर्वप्रथम जो बलभद्र शाह थे उन्होंने अपने नाम के आगे शाह शब्द जोड़ा था। 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजत खां ने दोन घाटी पर हमला कर दिया और उस समय की गढ़वाल राज्य की संरक्षक महारानी कर्णावती थी, जिनको नागकटी रानी भी कहा जाता है। ठीक है, इसी अपनी वीरता से मुगल सैनिकों को पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे। इसी घटना के बाद महारानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से भी प्रसिद्ध माना जाता है। परमार राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा द्वारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों को आश्रय दिया था। इस बात से औरंगजेब नाराज हो गए थे। 1790 ईस्वी में कुमाऊं के चंदों को पराजित कर 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया गया, लेकिन पराजित हो गए। गढ़वाल के राजा ने गोरखों से संधि के तहत 25,000 रुपये का वार्षिक कर लगाने का वचन लिया था। ये पुनः गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखा ने भूकंप से ग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर उनके काफ़ी भाग को अपने कब्जे में कर लिया था। नेक्स्ट दोस्तों, 14 मई 1804 को देहरादून में खुड़बुड़ा मैदान में गोरखा से युद्ध करते समय प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं में नेपाली गोरखाओं का ही अधिकार हो गया था। प्रद्युमन शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखों ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया था, जबकि दूसरे पुत्र को सुदर्शन शाह को हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे और उनकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजी और 1815 को गढ़वाल को स्वतंत्र किया गया था। लेकिन अंग्रेजों को लड़ाई का खर्च न दे सकने के कारण गढ़वाल नरेश को समझौते में अपना जो राज्य है वो अंग्रेजों को देना पड़ा था। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी गढ़वाल में स्थापित कर ली थी। टिहरी राज्य का राज करते रहे तथा भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को 1 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया गया था। नेक्स्ट है, परमार शासकों के काल में अनेक काव्य रचे गए हैं, जिनमें सबसे प्राचीन मानवदेव काव्य है, जिसकी रचना भरत कवि ने की थी। अगला काल है दोस्तों, आधुनिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में निम्नलिखित है, उत्तराखंड के जो आधुनिक काल के इतिहास में गोरखों का शासन तथा ब्रिटिश का शासन सम्मिलित किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यानी गोरखा शासन। गोरखा नेपाल के थे। गोरखाओं ने चंद राज्य को पराजित कर 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गए थे। फरवरी 1803 को संधि के विरुद्ध जाकर गोरखों ने अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया और सफल हो गए थे। 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध हो रहा था, जिसमें गढ़वाल नरेश शहीद हो गए थे। 1814 ईस्वी में गढ़वाल में अंग्रेजों के साथ युद्ध में पराजित होकर गढ़वाल राज्य मुक्त हो गया। अब केवल कुमाऊं में गोरखों का शासन रह गया था। कर्नल निकोल्स और कर्नल गार्डन ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को जनरल ऑक्टरोलोनी ने 15 मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव का किला जीत लिया था। 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर तथा गोरखा शासक बम शाह के बीच संधि के तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई थी। कुमाऊं व गढ़वाल में गोरखों का शासन काल क्रमशः, यानी जो कुमाऊं में रहा था वह लगभग 25 वर्ष रहा था और जो गढ़वाल में रहा वह 10.5 वर्ष रहा था। बहुत ही अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासक को गोरखियाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रिटिश शासन। अप्रैल 1815 तक कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने टिहरी को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित कर दिया था और इस क्षेत्र का जो प्रथम कमिश्नर था वह कर्नल गार्डन को नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद
कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और देहरादून को 1817 में सहारनपुर जनपद में सम्मिलित कर दिया गया था। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल के मुख्यालय को श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए 2 जनपदों का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है 1854 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में बनाया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया था। स्वतंत्रता तक कुमाऊं में केवल 3 ही जिले थे, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, और टिहरी गढ़वाल एक रियासत बन गई थी। 1891 में उत्तराखंड से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा का अवध का गठन हुआ था। उत्तराखंड को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया था। 1904 में नैनीताल गजेटर में उत्तराखंड को हिल स्टेट नाम से घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट इतिहास तो हमने आपके साथ नहीं कवर किया है क्योंकि कंप्लीट इतिहास हमने ऑलरेडी पहले अपने चैनल पर अपलोडेड कर दिया गया है। तो शॉर्ट इतिहास के कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।